वेलकम स्टूडेंट। तो आज से हम सिविल इंजीनियरिंग में आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, देखिए पहले सब्जेक्ट का नाम सॉइल मैकेनिक्स के नाम से, सॉइल मैकेनिक्स। लेकिन पहले ये 2 सेमेस्टर में चलता था, ठीक है, 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर। अभी जो आरटी में किया है, मैं आरटी के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, आरटी में जो किया है इसको कंबाइन कर दिया। पहले 5th सेमेस्टर में आपका सॉइल मैकेनिक्स चलता था एंड 6th सेमेस्टर में आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ना अब जो किया है वो दोनों सेमेस्टर का जो कंटेंट था उसको कंबाइन कर दिया है, यानी सॉइल मैकेनिक्स प्लस फाउंडेशन इंजीनियरिंग, एंड दैट कंप्लीट कोर्स जिसका नाम है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको आप डी करें। तो यानी कि जो 5th सेमेस्टर में जो कंटेंट था एंड 6th सेमेस्टर में जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग का कोर्स था वो अब कंबाइन होकर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बन गया है। यानी कि जो कोर्स है आपका वो बहुत ज़्यादा सिलेबस बड़ा हो गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न देना पड़ेगा इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। टाइम तो उतना ही है सेमेस्टर, बट आपका कंटेंट बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में डील क्या करेंगे, ठीक है ना। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में जो हम डील करेंगे, द मटेरियल डील करेंगे, दैट इज सॉइल। एंड सॉइल है, तो सॉइल इज ए डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक जब होता है देन सॉइल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो बट सॉइल वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है? तो सॉइल वर्ड जो डिराइव हुआ है वो लैटिन वर्ड है सोलम। तो सोलम से डिराइव हुआ है सॉइल वर्ड, ठीक है। अब क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्यों हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में सॉइल को डील करते हैं, अगर हम इसको कंसर्न नहीं देंगे तो क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होंगी इससे, वो सारी चीजें हम इसमें डील करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप कौन कौन सी बुक रेफर करेंगे, है ना। तो फर्स्ट बुक है आपका बेसिक अप्लाइड सॉइल मैकेनिक्स, गोपाल रंजन राव, ठीक है ना। तो ये अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हैं। सेकेंड बुक है जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग का कोर्स जिसका कवर होता है, प्रिंसिपल ऑफ फाउंडेशन इंजीनियरिंग बाय BM दास, ठीक है ना। आप जो फाउंडेशन का जितना भी कोर्स हम डील करेंगे वो आप इसको रेफर कर सकते हैं। थर्ड बुक है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, शशि के गुलाटी एंड मनोज दत्ता, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड जो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ईजी है इसकी, इसको प्रेफर करते हैं। सो दैट इज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, यानी कि कंप्लीट कोर्स में कवर हो जाएगा आपका, है ना। एंड दिस इज बाय डॉक्टर PN मोदी, ठीक है। तो माय पॉइंट इज आप बुक का स्टैक लगा लीजिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज सॉइल। अगर आपको मटेरियल के बारे में पता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है ना। इंटरेक्ट इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपको मटेरियल के बारे में पता है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि इंटरेक्शन विद द मटेरियल,
आपका एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होना चाहिए मटेरियल के साथ, ठीक है ना। जब आप सॉइल के साथ या कोई भी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। जब आप उसके बारे में जान सकते हैं, देन आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मटेरियल के बारे में जानना सबसे पहला जो आपका कंसर्न होगा वो मटेरियल के बारे में समझना कि मटेरियल आखिर की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है अगर अलग अलग कंडीशन में उसको यूज कर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्यों ये कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेते हैं पहले। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो, सपोज मैं यहाँ पे एक पिक्चर बनाता हूँ, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो, सपोज आप रोड की बात करते हो, ठीक है ना, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हो, आप ब्रिज की बात करते हो, रोड बिल्डिंग का रेंज को भी कवर कर देता हूँ, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्ट का पार्ट है वो आपका, ठीक है ना। कोई डैम कंस्ट्रक्ट करते हो, एनी काइंड ऑफ मटेरियल, आप एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो, सबसे पहला जो मटेरियल है जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो दैट इज सॉइल। तो यू शुड नो अबाउट द बिहेवियर ऑफ सॉइल, कि अगर मैंने अपना कंस्ट्रक्शन कर दिया इस सॉइल के ऊपर तो क्या वो जितना भी लोड उसके ऊपर आएगा किसी भी कंस्ट्रक्शन की वजह से वो उसको बिल कर सकता है या नहीं कर सकता है। सपोज ये आपका सॉइल और आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ, सपोज आपने रोड सेक्शन बनाया, दिस इज या कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया। तो पॉइंट इज कि आपको पता होना चाहिए कि जो सॉइल इसके नीचे है उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो इस पे जो लोड आएगा उसको कैरी कर सकता है। द सॉइल एक्चुअली bear that load coming from that structure. ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। इंटरेक्शन विद द सॉइल, फर्स्ट तो आपको सॉइल को जानना है, ठीक है ना, आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है, आपको उसके साथ डील करना है, ठीक है ना। जब हम उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे तो हम उसको डील कर सकते हैं, ठीक है ना। सो now the formation of soil, देखिए इस सॉइल का मतलब अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग तरीके से, अगर मैं बात करूं कि एज ए एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, एज ए जियोलॉजिस्ट, एज ए सिविल इंजीनियर, तो इन तीनों फील्ड के लिए, इन तीनों के लिए जो सॉइल का मतलब होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हो तो जो आपकी सॉइल है, जो भी आपका लैंड है, तो वो सॉइल प्लांट लाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर का मीनिंग तो आपका तो जो भी सॉइल है या जो भी लैंड है वो फर्टाइल होना चाहिए, नहीं तो आपका प्लांट ग्रो नहीं होगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका सॉइल है वो आपका प्लांट लाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। बट अगर जियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो जियोलॉजिस्ट के टर्म में अगर मैं बात करूं तो द सॉइल इज दैट मटेरियल जो आपका ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है फ्रॉम द ओरिजिन से ट्रांसपोर्ट नहीं, एंड ऑल्सो
अगर हम जियोलॉजिस्ट के टर्म में बात करें तो रॉक, और रॉक पे आप डायरेक्ट प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो दैट मटेरियल लूज अनकंसोलिडेटेड इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है ना, लूज अनकंसोलिडेटेड इनऑर्गेनिक मटेरियल on the earth's surface, ठीक है। Okay, so the meaning of soil is different for different fields. Now the formation of soil की बात करते हैं तो सपोज एक रॉक है, now रॉक का इरोजन होगा, इरोजन ऑफ रॉक, देन ट्रांसपोर्ट होगा, एंड देन डिपॉजिट, डिपोजिशन। तो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, इसको मैं ट्रांसपोर्टेशन कर देता हूं, एंड डिपोजिशन, देयर आर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट रॉक इरोड होगी, इरोड का मतलब जनरली देखेंगे मिट्टी का कटाव। इरोजन बाय एनी मीन्स जब रिवर फ्लो होती है तो रिवर के साथ आप देखेंगे साइड से मिट्टी का कटाव होता है, दैट इज इरोजन, ठीक है ना। सो इरोजन ऑफ रॉक, या इसको इस तरह से समझिए कि अगर सपोज वेदरिंग, वेदरिंग की बात करते हैं तो ड्यू टू वेदरिंग, वेदरिंग क्या है इसको हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, कितने टाइप की होती है। ड्यू टू वेदरिंग, वेदरिंग बाय नेचुरल एजेंसीज लाइक रेन और विंड सपोज और आइस, अब ये रेन और विंड के थ्रू जो रॉक डिसइंटीग्रेट होगी, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेट इन स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। नाउ ड्यू टू ग्रेविटी, सपोज ए रिवर फ्लो हो रही है विद वेलोसिटी, सर्टेन वेलोसिटी होगी। नाउ ये डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है वो रिवर में फ्लो करेंगे विद द वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड आल्सो सेटल करेंगे, ठीक है। द सेटलिंग ऑफ वेलोसिटी, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, किस फैक्टर पे डिपेंड करेंगे इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, यहां पे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आएगा दैट इज सेटलिंग वेलोसिटी, एंड सेटलिंग वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, सेटलिंग वेलोसिटी को वीएस से डिनोट करते हैं। सेटलिंग वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज, यानी कि जिस, अब जाहिर सी बात है जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वो पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म बनेगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म नहीं होंगे, कुछ पार्टिकल्स बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, ठीक है ना। तो जो सेटलमेंट होगा पार्टिकल्स का रिवर में वो भी किसके अकॉर्डिंग होगा, साइज के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हमें पता है that Vs is directly proportional to d square. D is what? D is the size of particle. तो large size particles address, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर मैं सेटलमेंट का दिखाऊं लार्ज साइज पार्टिकल्स का, तो फर्स्ट आपका जो लार्ज साइज पार्टिकल होगा वो सेटल करेगा, देन इससे स्मॉल साइज पार्टिकल सेटल करेगा, देन उससे स्मॉल साइज पार्टिकल सेटल करेगा। तो इस तरह से सेटलमेंट कंटिन्यू रहेगी अकॉर्डिंग टू द साइज विद द सेटलिंग वेलोसिटी वीएस, ठीक है ना। तो दिस साइज सपोज d1, दिस साइज d2, दिस साइज d3,
So D1 is greater than D2 is greater than D3. अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ पे इरोजन हो गया, वेदरिंग हो गई, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो गई विद द रिवर। नाउ ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ये डिपेंड करेगा किस पे? वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर कांस्टेंट तो नहीं होगी, ठीक है। सो रिवर की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि इन पार्टिकल्स का डिपोजिशन कहाँ पे। अगर मैं सिंपल कोर्स में बात करूँ कि सपोज दिस इज द ओरिजिन, this is the origin point first, this is the origin जहां पे इरोजन हो रहा है, ठीक है ना। इरोजन को मैं यहीं से डिनोट करूंगा, ठीक है। यहां पे इरोजन हो रहा है तो इसको मैंने ओरिजिन कह दिया, सोर्स कह दिया। Now due to any action, due to any natural agencies, due to any means, यहां से पार्टिकल्स क्या होंगे? इरोड होंगे। इरोजन टेक्स। नाउ सपोज मैं यहां पे रिवर की बात, यहां पे मैं विंड की बात करता हूं। यहां पे जो विंड है वो क्या करेगी? इन पार्टिकल्स को, इरोडेड पार्टिकल्स को अपने साथ ट्रांसपोर्ट करेंगे। इरोडेड पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होंगे। अब ओरिजिन पॉइंट तो सेम है, सभी पार्टिकल्स का ओरिजिन पॉइंट सेम है, ध्यान दीजिएगा। बट क्या हर पॉइंट का, हर पार्टिकल का डिपोजिशन सेम होगा? डिपोजिशन पॉइंट सेम होगा? ट्रांसपोर्ट मीडिया सेम है। दिस इज द सेकंड प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू विंड। ट्रांसपोर्टेशन इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। नाउ डिपोजिशन की बात करेंगे तो डिपोजिशन सेम नहीं होगा। कोई पार्टिकल यहां पे डिपोजिट हो, सपोज पॉइंट 1, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4, पार्टिकल 5 पार्टिकल का मैंने डिपोजिशन पॉइंट डिनोट किया है और पांचों का डिपोजिशन पॉइंट अलग अलग है, यानी कि डिपॉजिट अलग अलग पॉइंट पे हो रहे हैं। अब ये डिपॉजिट हो रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड करेगा? जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट मीडिया पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा? सोर्स इज सेम, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम इज सेम, बट डिपोजिशन पॉइंट या डिपोजिशन ऑफ all 5 particles are different, and that deposition will depend upon the wind velocity. कैसे? ये पार्टिकल जो मूव हुआ सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव हुआ, सपोज v1, ये v2, ये v3, ये v4, ये v5। पांचों पार्टिकल्स अपनी अपनी अलग वेलोसिटी से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, सभी की वेलोसिटी डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v4 इज इक्वल टू 5। अगर मैं ये कह दूं तो सारे का पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। अब यहां पे बहुत सारे फैक्टर है, मैं एक और फैक्टर आपको बात करता हूं। जो यहां पे जो ओरिजिन है, यहां पे जो पार्टिकल्स लोड हो रहे हैं, जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है, कोई जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म साइज का हो, ये भी सबके साइज डिफरेंट है, वेट डिफरेंट हो। तो यहां पे दो चीजें हैं कि या तो विंड की वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो कि वो पार्टिकल्स को अपने साथ कैरी कर सके। अगर विंड की वेलोसिटी उतनी नहीं है कि वो पार्टिकल को कैरी कर सके, सपोज उसने यहां से कैरी किया, ध्यान देना इस पॉइंट पे, सपोज उसने यहां से कैरी किया, यहां तक गया और अब उसकी कैपेसिटी में नहीं है कि वो उसको आगे कैरी कर सकता है, तो क्या करेगा? ड्रॉप कर देगा, यानी कि यहां डिपॉजिट कर देगा।
ठीक है ना। सेकेंड कोई पार्ट थी, विंड ने ट्रांसपोर्ट किया, यहां तक लाया, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे ये डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करे। अभी मैं बहुत जनरल पे जा रहा हूँ, ठीक है, इसको प्रॉपर मैनर में डिस्क्राइब करेंगे जब हम कंप्लीट। देखिए अब यहाँ पे मैंने 3 फैक्टर्स की बात करी है, फर्स्ट इज इरोजन, सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड वन इज डिपोजिशन। तो मैंने यहाँ रिवर के केस में बात की थी, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ड्यू टू वेदरिंग या जियोलॉजिकल वर्क बाय रिवर एंड जियोलॉजिकल वर्क बाय विंड, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये दोनों आपको प्रोसीजर क्लियर होगा कि किस तरह से रिवर में आपका ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर मैटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन मीडिया है दैट इज व्हाट, रिवर। देखिए दिस इज रिवर, तो यहाँ पे भी तो सेंट्रिंग वेलोसिटी पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है, एंड आल्सो रिवर की वेलोसिटी। तो सर्टेन फैक्टर्स आर सेम फॉर बोथ द केसेस। नाउ यहां पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। एट द एंड ऑफ दिस रिवर कोर्स, जहां पे वेलोसिटी आपका नियरली इक्वल टू 0 होती है और यहीं पे आपका डेल्टा का फॉर्मेशन, इसको यहां पे कर देता हूं, यहां पे आपका डेल्टा का फॉर्मेशन और पार्टिकल साइज। नाउ इस पूरी पिक्चर को मैं कंक्लूड कर देता हूं कि अभी तक मैंने क्या बात की। मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको सिर्फ इतना बताया कि हम जो फॉलो करेंगे दैट इज इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, यानी कि हम बात करेंगे ई साइकिल की बात करेंगे या कर रहे थे। फर्स्ट रॉक इरोड होगी या जो भी आपका वेदरिंग की वजह से इरोजन होगा, देन मटेरियल बाय एनी मींस ट्रांसपोर्ट होगा एंड देन डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, यहीं से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इसी तरह सॉइल का फॉर्मेशन होता है। Now, I think ये क्लियर होगा, मैं इसको रन कर देता हूँ। Okay. यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था that geotechnical is actually nothing but consists of soil mechanics and foundation engineering. तो soil mechanics में हमें behavior of soil, ठीक है ना। तो अगर इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं तो सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, ठीक है ना। एंड फाउंडेशन में हम सपोज फाउंडेशन को हम डिस्कस करते हैं तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ठीक है ना। तो अगर आपको फाउंडेशन की बात करते हैं तो देयर आर shallow foundation and deep foundation, and third one is well foundation. तो जब आप फाउंडेशन कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, सपोज बिल्डिंग, तो आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। फाउंडेशन बनाने के लिए आपको सॉइल के बारे में पता होना चाहिए कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन करोगे वो सॉइल विदस्टैंड वो लोड को कैरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। सो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज द
consists of soil mechanics and foundation. Now, soil mechanics या हम कहें फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स जिसको कहा जाता है दैट इज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, कार्ल टर्जर। और इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जर्मन में, दैट इज एडबाउ मैकेनिक्स के भी लिखते हैं उनकी जो एडबाउ मैकेनिक्स के नाम से इनका एक बुक पब्लिश हुआ था जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है ना। सो आगे जब हम आज पहला जो साइंटिफिक तो पहले साइंटिस्ट हैं जो पहले उनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोला जाता है, उनको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने। और बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सॉइल में दी हुई। तो आगे का जो कोर्स होगा उसमें हम